हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है पेपर फर्स्ट के। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और क्वेश्चन एनालिसिस करते रहिए। तो चलिए, इसमें 61 नंबर वाला क्वेश्चन करिएगा। तो 61 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि आकर्णीयन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो बताइएगा, आकर्णीयन शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो पहला वाला प्रत्यय है कृत या कृतवतु या श्रित या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिएगा, इनमें जो है आकर्णीयन शब्द में प्रयुक्त आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रित। आकर्णीयन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा श्रित। आप देखिए कि आकर्णीयन शब्द में कत और कतवत प्रत्यय ना होकर के श्रुत प्रत्यय है, और श्रुत प्रत्यय का प्रयोग होकर ही यह शब्द बना है। श्रुत प्रत्यय जो है ये पर अस्मय पदी धातुओं के अनंतर से जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था, कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन है। तो कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रयुक्त प्रमुख छंद का नाम पूछा गया है। तो प्रयुक्त प्रथम प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थ। देखिए, कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, और प्रथम 44 श्लोकों में महाकवि भारवी ने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है, जबकि अंतिम 2 श्लोकों में पुष्पताग्रा नामक छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थ। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आपसे पूछा जा रहा है, कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री र, या फिर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री और री, या सभी स्वर। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा जा रहा है कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री वर्ण आते हैं। अतः अक प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री वर्ण आते हैं। और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के लिए अण प्रत्याहार का प्रयोग होता है, जबकि री री के लिए कोई प्रत्याहार नहीं प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन करिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों के वर्गों की संख्या है 5। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कादियो माओ असानह स्पर्शः, अर्थात का से लेकर के माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। इनमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग, कुल मिलाकर 5 वर्गों के 25 वर्ण आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्गों की संख्या कितनी है, 5। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, या विस्मय बोधक वाक्य है, या प्रश्नवाचक वाक्य है, या इच्छावाचक वाक्य है। तो देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः पूछा जा रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक को कहने वाला वासुदेव कुटुम्बकम की धारणा का पालन करते हुए संपूर्ण संसार की कल्याण की इच्छा रखता है, और इस श्लोकांश में ना किसी बात का संकेत है, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, और ना ही कुछ ऐसा है जिससे आश्चर्य या विस्मय की स्थिति उत्पन्न हो, जबकि सभी के कल्याण की इच्छा होने से ही इच्छावाचक है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः पूछा जा रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो ये है इच्छावाचक वाक्य। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन है, अधिसिंग अस्थासांस कर्म सूत्र संबंधित है। तो बताइएगा, अधिसिंग अस्थासांसम कर्म सूत्र में क्या संबंधित है, प्रथमा विभक्ति से, या द्वितीय विभक्ति से, या
तृतीय विभक्ति से या चतुर्थी विभक्ति से। तो ये वाक्य जो है किस सूत्र से संबंधित है। तो देखिए, अधि सींग अस्थासांस कर्म जो है, अर्थात यदि सींग मतलब सोना, अस्था मतलब ठहरना तथा आस मतलब बैठना, धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है, ना कि अधिकरण। और आधार कर्म होने पर कर्माणि द्वितीया से उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो इनमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति होगी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन करिए, 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? यानी दांत और ओष्ठ दोनों मिला करके कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो वा, मा, पा, का, बताइए कौन सा जो है वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वा। वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, जबकि माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, पा का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ मिलाकर के कौन सा वर्ण बोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुज्ञ का विपरार्थक शब्द क्या है? तो बहुज्ञ का विपरार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विपरार्थक शब्द क्या है? अभिज्ञ है, अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ है या ब्रह्मज्ञ है? तो देखिए, बहुज्ञ का विपरार्थक शब्द होता है अल्पज्ञ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, बहुज्ञ का विपरार्थक शब्द अल्पज्ञ होगा, जबकि अभिज्ञ, सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञ आदि शब्द बहुज्ञ के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। धीसह पद में संधि है, तो धीसह पद में कौन सी संधि है? धी धन ईसह बराबर धीसा, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर धी के इकार के पश्चात ईसा का इकार है, अतः अकह सवर्णे दीर्घा से यहाँ पर दोनों के स्थान दीर्घ एकादेश होकर धीसा रूप सिद्ध होता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन। रामायाह में विभक्ति वचन है, तो रामायाह में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन? तो देखिए, रामायाह में षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय विभक्ति में जो है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में होगा रमे, तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा रमया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा रामाये और षष्ठी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा रामायाह। तो रामायाह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो रामायाह में जो है विभक्ति और वचन होगा षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और वचन एक वचन होगा। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द पूछा जा रहा है, किस वचन में प्रयोग किया जाता है? पहला है एक वचन, बी वाला ऑप्शन है द्विवचन, सी है बहुवचन तथा डी है उपर्युक्त सभी में। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में पूछा जा रहा है कि कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। देखिए, प्रथमा विभक्ति कति, द्वितीय विभक्ति कति, तृतीय विभक्ति कतिभिः, चतुर्थी विभक्ति कतिभ्यः, पंचमी विभक्ति कतिभ्यः, षष्ठी विभक्ति कतीनाम तथा सप्तमी विभक्ति कतीसु। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? तो कति शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, उपसर्गों की संख्या। तो बताइए उपसर्गों की कितनी संख्या होती है? तो देखिए, उपसर्गों की संख्या होती है 22। ध्यान रखिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए जो है हम जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे आपको ही बेनिफिट होगा
और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो उपसर्गों की संख्या पूछी जा रही है कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की संख्या है 22। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाणिनि ने उपसर्गः क्रिया योगे के माध्यम से प्रा, परा आदि की उपसर्ग संज्ञा का विधान किया है और इनकी संख्या 22 है। प्रा, परा, अप, सम, अनु, आओ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और अप। तो उपसर्गों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल उपसर्गों की संख्या है 22। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 73 नंबर क्वेश्चन करिए। संस्कृत में सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। तो संस्कृत में सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है तो ये विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हितोपदेशः के रचयिता नारायण पंडित हैं, यानी ये जो पहला वाला ऑप्शन है हितोपदेश, तो इसके रचयिता कौन है, नारायण पंडित। नीत शतकम भृतहरि की रचना है, किसकी रचना है, तो भृतहरि की रचना है। तथा मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम है शूद्र की रचना। तथा मुद्रा राक्षस की रचयिता विशाख दत्त हैं। और मुद्रा राक्षस 7 अंकों का राजनीति विषयक नाटक है। इसमें मुद्रा अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ा। तो संस्कृत में सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है, तो उनकी कृति का नाम है मुद्रा राक्षस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, शिवराज विजयः नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए शिवराज विजयः नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो शिवराज विजयः नामक पुस्तक के लेखक का नाम है बाणभट्ट अंबिका दत्त व्यास, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। और देखिए शिवराज विजया नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसके लेखक हैं अंबिका दास व्यास। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अष्टाशीति पद का अर्थ ... संख्या है। तो अष्टाशीति पद, तो इसे जो है संख्या में क्या कहते हैं। तो देखिए अष्टाशीति पद का अर्थ होता है 88। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 को हम कहते हैं अष्टसप्तति या अष्टासप्तति। 88 को कहते हैं अष्टाशीति, 87 को बोलते हैं सप्ताशीति और 18 को बोलते हैं अष्टादश, यानी ये संस्कृत के जो है गिनती है। अगला वाला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंग गोदकम का संधि विच्छेद क्या है। तो गंग गोदकम का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या है। तो गंगोधन कम या गंगाधन उदकम या गंगोधन कम या गंगाधन उदकम। तो देखिए गंग गोदकम का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगाधन उदकम बराबर गंगोदकम। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर गंगा के अंतिम आकार के पश्चात उद्गम का उ विद्यमान है, अतः गंगा आदि गुण सूत्रों में दोनों के स्थान पर गुण देश होकर गंगोदकम रूप सिद्ध होता है। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम। अगला वाला क्वेश्चन करिए, पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। तो पवित्रम का संधि विच्छेद क्या है, देखिए पोधन इत्रम बराबर पवित्रम, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो अरविंदम शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो देखिए अरविंदम शब्द का पर्यायवाची होता है कमलम। अरविंदम शब्द का अर्थ होता है कमलम, और नीरम का प्रयोग जल के लिए होता है तथा गगनम का प्रयोग आकाश के लिए होता है, और वायु का पर्यायवाची होता है पवन। तो अरविंदम शब्द का पर्यायवाची होता है कमलम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा है, समधन कृत बराबर संस्कृत, यानी संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम। सम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु से कृत प्रत्यय होकर संस्कृत शब्द विस्मरण होता है, और संस्कृत शब्द का अर्थ
संस्कार की हुई परिमार्जित शुद्ध संप्रति इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। तो इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है कि संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। तो देखिए आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को पूछा जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं उपसर्ग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रारंभ या आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और अंत में जुड़ने वाले तथा अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपसर्ग। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, सः पुस्तकम पठसे, सा विद्यालयम गच्छतः, तौ विद्यालयम गच्छतः या ते पुस्तकम पठत। तो देखिए शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तौ विद्यालयम गच्छतः, सः पुस्तकम पठसे। यहाँ पर सह कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठति का प्रयोग होना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। और देखिएगा सी वाले ऑप्शन में कि तौ विद्यालयम गच्छतः, वाक्य में तौ के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छतः का शुद्ध प्रयोग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत क्या है। तो कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, अब इस हिंदी शब्द का संस्कृत क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णम उभयतः गोपः सन्ति, यानी कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। वाक्य में अभितः अव्यय का प्रयोग है, अतः अभितः परितः समया निक्सा हा प्रत्योगे अपि वर्तिक से अभितः के योग होने पर द्वितीय होकर कृष्णम उभयता गोपा संति ही उपरोक्त वाक्य का ही संस्कृत अनुवाद है। तो कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इसकी संस्कृत हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, कृष्णम उभयता गोपा संति। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, गा व्यंजन है। तो गा व्यंजन जो है क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है। देखिए गा व्यंजन जो है तो ये स्पर्श व्यंजन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुराणों की संख्या पूछी जा रही है, तो पुराणों की संख्या होती है 18। पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन से पुराण है देखिएगा, तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, शिव, वायु और शिव एक में ही होगा, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म और स्कंद, यानी ये सारे पुराण हो गए। तो पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, 18। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। तो देखिएगा कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन पूछा जा रहा है किस उद्देश्य का है, तो यह है अभिरुचि यानी मोटिवेशन का। देखिए कोई श्लोक पढ़ने पर अच्छा लगा तो करने की अभिरुचि होती है, अतः छात्र पढ़े हुए श्लोक को कंठाग्र करेगा में होने वाला व्यवहारगत परिवर्तन अभिरुचि के उद्देश्य हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन करिए, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री क्या है। तो देखिएगा कि छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री पूछा जा रहा है। सहायक सामग्री क्या है, तो ये है टेप रिकॉर्डर। देखिए श्यामपट और फ्लैश कार्ड दृश्य उपकरण है और ये उपकरण पठन और लेखन में सहायक होते हैं। रेडियो में एक विशेष स्थान का प्रसारण होता है, जबकि टेप रिकॉर्डर से आप अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की बात को रिकॉर्ड कर बार बार सुन सकते हैं। अतः उच्चारण अभ्यास के लिए दी गई सामग्रियों में से टेप रिकॉर्डर ही सर्वोपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है, यानी बाणभट्ट की रचना कौन सी नहीं है। तो बताइएगा बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है। तो देखिए 10 कुमार चरितम जो है तो ये बाणभट्ट की कृति नहीं है। बाकी देखिए कादम्बरी, हर्षचरितम तथा चंडी शतकम ये बाणभट्ट की रचनाएं हैं, जबकि 10 कुमार चरितम तो ये महाकवि दंडी की रचना है।
तो बाणभट्ट की कृत कौन सी नहीं है, तो 10 कुमार चरितम। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन करिए 88 नंबर क्वेश्चन कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में नियम, यह किस शिक्षण का सूत्र है। तो देखिए पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और बाद में नियम बताए जाएं, तो ये जो है विशेष से सामान्य की ओर शिक्षण का सूत्र है। देखिए कि जहाँ पर पहले उदाहरण देकर बाद में नियम बनाए जाते हैं वहाँ आगमनात्मक विधि होती है। आगमन पद्धति में विशेष के आधार पर ही सामान्य का कथन या सामान्यीकरण किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष से सामान्य की ओर। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य उपकरण हैं। तो संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य उपकरण पूछा जा रहा है, सिनेमा, फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। तो देखिए संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले दृश्य उपकरण है फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण है, जबकि सिनेमा दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं, होते हुए भी शिक्षण के काम नहीं आता है। जबकि फ्लैश कार्ड तो संस्कृत शिक्षण में काम आने वाली दृश्य सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, तो 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। तो संस्कृत का अध्यापक एक एक अर्थ स्पष्ट करता है, तो उसे हम कौन सी विधि कहेंगे। प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, मूल्यांकन विधि या फिर समवाय विधि। तो देखिए संस्कृत का अध्यापक जब एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे व्याख्या विधि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसमें 30 क्वेश्चन संस्कृत के करा दिए गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।